स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन आइडियलिज्म, डिस्कस साइलेंट फीचर ऑफ आइडियलिज्म, डिस्क्राइब्स इट्स एजुकेशनल implication. Idealism is a very old philosophical thought. आदि काल में शिक्षा की विचारधारा आदर्शवाद पर आधारित रही है। ये हमारा बड़ा प्राचीन दार्शनिक विचारधारा है। इसके प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु हैं। वर्तमान काल में हिगल, कांट, कमेनियस, फ्रॉबेल ने इसे शिक्षा में प्रयोग किया है। शिक्षा में आदर्शवाद का क्या योगदान है, ये जानने से पहले हम आदर्शवाद का अर्थ समझना चाहेंगे कि आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में भी देखा जाता है। आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये स्वीकृति देती है कि अंतिम सत्ता मानसिक या आध्यात्मिक है। आदर्श आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग गॉड इज द क्रिएटर एंड कंट्रोलर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हिज बेस्ट क्रिएशन इज मैन। यानी कि इस संसार का निर्माता और नियंत्रक परमात्मा ही है और उसकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो मनुष्य है। Idealism asserts that the knowledge is gained through the medium of ideas, mind or the concept. इस आदर्शवाद जो है मानसिक और आध्यात्मिक है। आदर्शवाद Idealism believe that the knowledge obtained through senses is always incomplete and uncertain. आदर्शवाद का विश्वास कि जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अधूरा है और अनिश्चित है। Knowledge can be obtained only through the understanding of the inner self by various means such as meditation, salvation, thinking, revelation. यानी कि ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान इंद्रियों द्वारा किया गया ज्ञान नहीं है बल्कि उससे भी परे है। अर्थात हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी समझदारी है, हमारे इनर सेल्फ यानी कि हमारी अंतर्दृष्टि, हमारे जो इसका जो माध्यम है वो ध्यान, समाधि और विचारधारा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। Idealism holds that the fundamental, ultimate, permanent and absolute values are only the eternal and spiritual values. यानी कि विचारधारा जो है इसका जो परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से जो मूल्य है और आध्यात्मिक मूल्य है। Idealists believe in the truth, beauty and goodness. आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम पर विश्वास करता है। ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस यानी कि आदर्शवाद जो है वो मानसिक और आध्यात्मिक है। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है? सबसे पहला उसका जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल, केवल मानसिक जीवन ही जाने योग्य है। जो कुछ मन संसार को देता है केवल वही वास्तविक है, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके अंदर ही अंतर्दृष्टि है। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता या विचार है। आत्म निर्णय सच्चे जीवन का सार है।
नैतिक मूल्य ही अंतिम और वास्तविक है। विचार और प्रयोजन सच्ची वास्तविकता व्यक्तित्व विचारों तथा प्रयोजनों का समीक्षण है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है, जो हम सेंसेस द्वारा, इंद्रियों द्वारा सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता। वस्तु की अपेक्षा विचार का अधिक मूल्य है, क्योंकि विचार सत्य है। आदर्शवाद में आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम, जो शाश्वत है, निहित होते हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है, उसकी अनुभूति कर सकता है। आदर्शवाद व्यक्तित्व के उन्नति पर बल देता है। आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति आत्म अनुभूति है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। समाज में रहकर वह अपना समाजीकरण करे तथा अपने में दया, सद्भावना, स्नेह, सहकारिता एवं निष्ठा जैसे सामाजिक गुणों का विकास करे, जो कि आदर्श व्यक्तित्व के गुण है। आदर्शवाद अनेकत्व में एकत्व के सिद्धांत का समर्थन करता है। आदर्शवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव है? आइडियलिज्म ने प्राचीन समय से ही एजुकेशन को प्रभावित किया है, क्योंकि ये पुराणों में, उपनिषदों में और गीता में भी इसका दिखाया गया है। आइडियलिज्म इससे शिक्षा के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं। इसमें बालक में आध्यात्मिक मूल्यों के साथ सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास होता है। इसके अंतर्गत बालक को नैतिकता तथा कर्तव्यशीलता का पाठ पढ़ाया जाता है। आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। पवित्र जीवन की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पवित्र जीवन का सृजन करना है। फ्राबेल का ये कथन इस बात की पुष्टि करता है कि शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित अर्थात पवित्र जीवन की प्राप्ति है। शिक्षा को मनुष्य का पथ प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अपने आप का सामना करने एवं ईश्वर की एकता स्थापित करने का स्पष्ट ज्ञान हो सके। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति। आदर्शवाद बालक में आत्म अनुभूति करने में सहायता प्रदान करता है। आत्म तत्व को जानना ही उस चरम तत्व को जानना है। प्रत्येक बालक के लिए ऐसा शैक्षिक वातावरण दिया जाना चाहिए जिससे वह आत्म तत्व या आदर्श व्यवस्था को समझ सके। आध्यात्मिक विकास। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास करना है, अर्थात आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। इसमें भी फ्राबेल शिक्षा के माध्यम से बालक के मानस में आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहता है तथा शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण मानता है। आदर्शवाद के अनुसार मानव
ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कीर्ति है, क्योंकि उसे सोचने का अधिकार है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है। आदर्शवादियों ने व्यक्ति को जागरूक प्राणी माना है। केवल एक मनुष्य ही है जिसमें अवेयरनेस है, जिसमें जागृति है, जो अपने आप को जागृत कर सकता है तथा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को समझने का चैतन्य प्राणी माना है, जिसके अंदर चेतना है। व्यक्ति अपनी अंतर्निहित शक्ति द्वारा, जो उसकी इन्नेट सेल्फ पावर्स है, उनके द्वारा वह कला, दर्शन एवं साहित्य का सर्जन करता है, उपयोगी संस्कृति के मूल्यों को ग्रहण करता है तथा उनकी रक्षा करता है और दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज में एक समन्वय तथा समरसता उत्पन्न करना है। आइडियलिज्म के अनुसार टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए? रोल ऑफ टीचर। आइडियलिज्म टीचर को मेन प्लेस देता है, एक प्रमुख स्थान देता है। वह कहता है कि टीचर खुद सेल्फ रिलाइज हो। टीचर अगर आत्म साक्षात्कारी होगा तो वो बालक में भी आत्म साक्षात्कारी के गुण प्रदान करेगा, उसे भी आत्मा के दर्शन प्रदान करेगा, उसे भी चरम सत्य की खोज करवाएगा। दोनों की अंतःक्रिया में संबंध बनेगा। शिक्षार्थी के संबंध पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में टीचर और स्टूडेंट दोनों अपनी स्वयं की मुक्ति का मार्ग बना रहे हैं। असल में दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया कर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ना कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। उनका विचार है कि टीचर बिना गुरु के रियलाइजेशन नहीं हो सकता और सेल्फ रियलाइजेशन तभी दिया जा सकता है जब गुरु खुद सेल्फ रियलाइज हो, उसे खुद आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, उसे खुद आत्म अनुभूति हो, तभी वो बालकों के अंदर या स्टूडेंट के अंदर या अपने शिक्षार्थियों के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की भावना पैदा कर सकता है और सेल्फ एक्सपीरियंस दे सकता है। छात्र और अध्यापक दोनों ही सीखने योग्य वातावरण सृजित करते हैं। गुरु भी शिक्षक हमेशा शिक्षा लेता रहता है, हमेशा लर्निंग में रहता है, वो हमेशा सीखने तक ही रहता है, सत्य और पूर्णता तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। बिना शिक्षक के सीखने की प्रक्रिया संपादित नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिना गुरु के बालक जो है वो बौद्धिक जागरूकता नहीं कर पाएगा। बौद्धिक जागरूकता के लिए शिक्षक का महत्व है। संयमक व्यक्तित्व के विकास हेतु शिक्षक का महत्व। शिक्षक सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है, संपूर्ण को प्रकाश में लाता है तथा किरणता को सामाजिकता में विराट रूप प्रदान करता है। और ये तभी संभव है जबकि वो जागृत हो, सुप्त अवस्था में ना हो। स्वयं टीचर अगर जागृत अवस्था में है, चेतनित है, तभी वो स्टूडेंट को भी मानसिक रूप से जागृत करेगा। डॉक्टर राधा कृष्णन ने शिक्षक को बालक का द्वितीय जन्म देने वाला कहा है। और द्वितीय जन्म कब होता है? जब वो सेल्फ रियलाइजेशन लेता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है
और वो एक गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है, तभी उसका सेकंड बर्थ कहा जाता है। प्रथम जन्म तो हमारे माता पिता देते हैं, किंतु उसके व्यक्तित्व को उदारता एवं विराटता का स्वरूप केवल टीचर ही देता है। सुकरात ने भी कहा है कि शिक्षक व्यक्ति का या स्टूडेंट को आप दाई यानी कि मिड वाइफ कहते हैं। जिस प्रकार एक दाई गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित रूप से बाहर निकालती है, उसी प्रकार टीचर शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के मानस में निहित पूर्णता को बाहर निकालता है, अर्थात वो डार्कनेस से लाइट में लाता है, प्रकाश में लाता है, चैतन्य में लाता है, उसे जागरूकता प्रदान करता है, उसे सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है, उसे सेल्फ एक्सपीरियंस देता है। अब इसके बाद हमारा आदर्शवाद यानी कि आइडलिज्म एंड स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय की आवश्यकता बालक के मानसिक विकास हेतु अधिक समझते हैं। स्कूल एक टेंपल की तरह होना चाहिए, एक मंदिर की तरह होना चाहिए, जहां बालक अपने आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु अच्छा वातावरण पाता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए उसे गुड एनवायरनमेंट केवल स्कूल में मिलता है, और वो स्कूल एक टेंपल की तरह होना चाहिए। विद्यालय में सामाजिक गुणों के विकास हेतु अच्छा स्थान मिलता है। राष्ट्रीय एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित समस्याओं तथा उनके समाधान हेतु विद्यालय एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट का कार्य करता है, एक औपचारिक संस्था का कार्य करता है। आइडलिज्म विद्यालय के को एक टेंपल का रूप देता है कि वो एक मंदिर है की तरह है, जहाँ टीचर गुरु है और विद्यार्थी जो है वो एक उसका शिष्य है, और वो मंदिर में जैसे आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, चित्त को शांति मिलती है, उसी प्रकार विद्यालय में अच्छा वातावरण प्रदान किया जाता है। आइडलिज्म एंड करिकुलम, आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम का आधार जीवन का सर्वोच्च आदर्श यानी कि वो सुप्रीम आइडियल है। आदर्शवाद आइडलिज्म के अनुसार करिकुलम एक्सपीरियंस पर आधारित होना चाहिए, अनुभवों को संगठित करना चाहिए। मानव जाति के जितने अनुभव है उन्हें संगठित करके दिया जाना चाहिए। इसे सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होना चाहिए। पाठ्यक्रम में भौतिक एवं सामाजिक अनुभवों को भी शामिल होना चाहिए। पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक मूल्यों का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि आइडलिज्म का मेन मकसद स्पिरिचुअल वैल्यू को स्थान देना। आइडलिज्म करिकुलम में उच्च आदर्शों, अनुभवों और विचारों को स्थान देने की बात करता है। पाठ्यक्रम में मानविकी तथा वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेश होना चाहिए। मनुष्य को सच्चे तथा विशिष्ट अर्थों में मानव होने के लिए अपनी इस विरासत को ग्रहण करना चाहिए। ये सामान्य संस्कृति उसे अपने लिए पुनः प्राप्त करने और अर्जित करनी चाहिए। आइडलिज्म एंड डिसिप्लिन। आइडलिज्म के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। अनुशासन और आदर्शवाद। आइडलिज्म बालकों में सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है कि आत्म अनुशासन की भावना जागृत करके ही
उनमें आध्यात्मिक मूल्य, उच्च आदर्श और कर्तव्य पालन जैसे गुणों को प्रादुर्भाव किया जा सकता है। अनुशासन का क्रम बाहरी रूप से होता है, किंतु ये समाजीन होगा। आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन को अधिक समझते हैं, यानी कि उसमें सुधारात्मक दृष्टिकोण का परिचायक है। आदर्शवाद की सेल्फ अनुशासन की बात करते हैं, उसमें आइडियलिज्म के अनुसार चाइल्ड अंडर डिसिप्लिन में रहे, उसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इननेट पावर्स के द्वारा हो। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है, सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा सेल्फ नॉलेज प्राप्त कर। अब इसके बाद आइडियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, आदर्शवाद और शिक्षण। आइडियलिज्म अपने को विधि का निर्माणक तथा निर्धारक समझते हैं, वो किसी एक विधि का दास नहीं बनना चाहते। आदर्शवाद जो है वो क्लासरूम को एज ए टेम्पल मानते हैं, स्पिरिचुअल लर्निंग ए प्लेस फॉर सेल्फ एजुकेशन, यानी कि जो मेथड है वो एडवांस भी, यानी कि क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, लेक्चर मेथड, इमिटेशन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, सिंगल एंड ग्रुप प्रोजेक्ट मेथड। आदर्शवादी व्याख्यान विधि पर भी अधिक बल देते हैं और बालकों में रचनात्मक कलावृत्तियों के प्रति सहज सौंदर्य अनुभूति की भावना जागृत करने की बात करते हैं। प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद विधि द्वारा भी छात्रों को सक्रिय बनाते, उनमें कौशल की अभिवृद्धि करवाते हैं। अब गुण क्या है? आदर्शवाद में क्या गुण है? कांट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्म नियंत्रण और स्वतंत्रता में सामंजस्य स्थापित करना सिखाना, जिससे बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। ये आइडियलिज्म में है। आदर्शवाद का शिक्षा का उद्देश्य जीवन के उद्देश्य को निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान। आदर्शवाद में अध्यापक कुशल मार्गदर्शक होता है, जिसमें बालक का सामाजिक विकास भी होता है और व्यक्तित्व का भी विकास होता है, जैसे चरित्र निर्माण, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों का सृजन। आत्म अनुभूति आदर्श व्यक्ति निर्माण के प्रेरक तत्व, लेकिन आदर्शवाद में डीमेरिट्स भी है। आइडियलिज्म के अंदर दोष भी है। इनके गुणों के साथ साथ दोष ये है कि आइडियलिज्म स्टूडेंट्स को और टीचर को फर्स्ट प्लेस, यानी कि बालक का गौण स्थान है और अध्यापक का प्रमुख स्थान है, जबकि शिक्षा बाल केंद्रित है। आज के औद्योगिक युग में जहां बेरोजगारी और अध्यापक विकास का एक आदर्शवादी शिक्षण में शिक्षक को तो सक्रिय मानता है, एक्टिव मानता है, लेकिन छात्र को निष्क्रिय। आजकल सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना,
खेल द्वारा सीखना, ऐसे सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है क्योंकि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग, लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड, इन प्रक्रियाओं द्वारा सीखना उत्तम माना जाता है जिससे हमारे स्किल डेवलपमेंट हो। लेकिन आइडियलिज्म केवल आध्यात्मिक पर अधिक बढ़ता है और एक्सपेरिमेंट पर। तो ये हमारा था आइडियलिज्म। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना हो आइडियलिज्म के बारे में तो पूछ सकते।